हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा था कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स जो होते हैं वो या तो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं, उनके प्लांट्स के थ्रू अपना फूड इंटेक करते हैं, या इनडायरेक्टली किसी एनिमल को खाते हैं। जो जो एनिमल होता है वो भी किसी ना किसी प्लांट के ऊपर बेस्ड होता है, उस एनिमल को वो खा के इस तरह से वो इनडायरेक्ट वे में भी प्लांट के ऊपर बेस्ड रहते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं वो। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कैसे जो भी ह्यूमंस हैं या एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कैसे फूड चाहिए होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? उनकी ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत आ गई तो उसके रिपेयरमेंट के लिए, या उनकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। कैसे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अपने दिन भर में वो करेंगे, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है जो उनको अपने फूड से मिलती है। अब जो न्यूट्रिशन होता है किसी एनिमल का, किसी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या क्या उसमें मिला होता है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, किसी न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको कितना फूड चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उस फूड को वो इनटेक कैसे करता है, कैसे उस खाने को कैसे खाता है, किस तरह से उसके अंदर हो जाता है। ओके, और उस फूड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसकी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स में उस एनर्जी को, जो फूड से एनर्जी बनी उसको कैसे डिफरेंट पार्ट तक भेजता है, जिससे उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्ट करके और अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं। अब आपने क्लास 6 में पढ़ रखा था कैसे फूड के जो है कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे वही लिस्ट बनानी है कि क्या क्या कंपोनेंट्स थे हमारे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स था, है ना, फैट्स हो गए, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, प्रोटीन्स हो गए, अपना बचा हुआ फाइबर हो गया, और वाटर, फाइबर और वाटर ये वगैरह। ये फाइबर जो था अपना रफेज का काम कर रहा था। तो ये सब चीज़ें अपनी फूड के कंपोनेंट्स में आती हैं। अब कुछ फूड के कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब वो कुछ इस तरह से चेन लाइक स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं। ओके, कुछ इस तरह से वो आपस में जुड़े होते हैं, जो डायरेक्टली हम लोगों के बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकते। उनको पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, जिससे वो डाइजेशन के लिए नॉर्मल फेज में आ पाएँ, जिससे उनका डाइजेशन किया जा सके हमारी बॉडी के थ्रू। तो कुछ ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फैट्स होते हैं, या आपके प्रोटीन्स होते हैं। ये सब चीज़ें आपकी तोड़ के जो है बॉडी इनको सिंपल जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करता है। फिर वो अपनी बॉडी को वो उसको जो है डाइजेस्ट कर पाता है। और यही जो ब्रेकडाउन है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कैसे डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है किस तरह से अपना फूड को इनटेक करते हैं, उसका मोड को देखेंगे हम लोग। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से मोड होता है उनका फूड को टेक करने का। ठीक है, किस तरह से वो खाना अपने अंदर बॉडी में कैसे ले रहे हैं, किस तरह से वो खा रहे हैं, उसका अलग अलग उनका मोड होता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कोई, जैसे हम लोग च्यू करके खाते हैं, हम लोग दांत से अपने चबा के खाते हैं खाने को, छोटे सब्सटेंसेस में पहले यहाँ पे तोड़ते हैं उनको। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म इसी तरह से खाते हो, सब अलग अलग उनके मोड्स होते हैं। तो जैसे बीज हो गए, जैसे हमिंग बर्ड्स हो गई, ये सब किसी फूल के या प्लांट्स के नेक्टर को ये लोग कैसे सक करके अपना फूड इनटेक करते हैं। फिर इन्फेंट्स जो होते हैं ह्यूमंस के, वो कैसे मदर के, और इन्फेंट्स के जो ह्यूमंस के हो गए और एनिमल्स के हो गए, ये सब कैसे अपने मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उससे फूड उनको मिलता है। फिर स्नैक्स हो गए, कैसे वो लोग स्नैक्स में जितने भी टाइप्स होते हैं, पाइथन वगैरह हो गए, सब ये सब स्वैलो करते हैं अपने, और किसी भी फूड को जिसको ये खाते हैं, जैसे रैट को अगर ये खा रहे हैं तो डायरेक्टली पूरा पूरा उसको स्वैलो कर जाते हैं, उसको पूरा लील जाते हैं, और फिर वो एब्जॉर्ब कर लेती है उनकी बॉडी उसको। फिर जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से अपना खाना लेते हैं, वो कुछ फिल्टर करके, फिल्टर फीडिंग उसको कहते हैं ना, फिल्टर फीडिंग ये कहा जाता है। ये एक्वेटिक एनिमल्स में मैक्सिमम पाया जाता है। तो जब ये फिल्टर फीडिंग होती क्या है, अगर फिल्टर फीडिंग में जैसे ये फिश हो गई अपनी, ये पानी जैसे इसने खोल के अपने मुंह में इसका पानी गया गिल्स के थ्रू, वो निकला, जैसे हम लोग पढ़ा था ना कि उससे इनकी ऑक्सीजन निकल जाती है। फिर ऑक्सीजन इनकी बॉडी में किस तरह से रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है ना, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी, जब ये पानी इनकी गिल्स के थ्रू पास हो रहा था तो उसको ऑक्सीजन मिल जा रही थी। अब वहीं पे जब इनकी गिल्स में कुछ
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसमें। जब पानी पास करेगा तो वहाँ पे वो फूड, उसमें जो पानी में जो भी पार्टिकल्स होंगे 2 या 3 mm से ज़्यादा जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो वहाँ पे फंस जाएंगे और वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में फूड की तरह एंटर कर जाते हैं। इसी को हम लोग फिल्टर फीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे कुछ फिल्टर फीडिंग होती है, तो ये सब मोड्स होते हैं डिफरेंट। हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग को वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके वेरियस मोड्स बताने हैं और क्या खाना लेते हैं और किस तरह की उनकी फीडिंग मेथड्स हैं, ये हमको बताना है। तो नीचे ये दिया हुआ है, इनमें से चूज़ करके हम लोगों को लिखना है। तो जैसे स्नेल है, स्नेल क्या करती है, ग्रास की लीव्स को खाती है। लीव्स जितनी होती है उनको खाने की कोशिश करती है। तो ये इसका काइंड ऑफ फूड क्या हुआ, ग्रास हो गया या लीव्स हो गया। ठीक है, इसको लेगी। और मोड ऑफ फीडिंग क्या हुआ, मोड ऑफ फीडिंग में इसके चीविंग आता है। जैसे हम लोग चीव करके खाते हैं वैसे ये भी चीव करती है। अब एंट हो गया, एंट कैसे अपने खाने को लेता है। एंट कहीं पे जैसे चीनी पड़ी हुई है या कोई मरी हुई चीज़ जैसे है, जिस पे क्या आपने चींटियाँ देखी होंगी कि लग जाती हैं, तो कुछ जैसे ज़मीन पे कुछ गिर के चिपका हुआ है तो उसको ये लोग स्क्रैप करके खाती हैं। इसको उचाड़ के निकाल के छोटे छोटे पीस उठा के लेके जाती हैं इधर से उधर। ठीक है, तो कुछ डेड पे या शुगर्स पे ये सब इनके फूड, इसका काइंड होता है इसके फूड का। और खाना किस तरह से इनका जाता है, स्क्रैपिंग। मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग। ओके, तो स्क्रैपिंग जो स्क्रैप करके खुरच के एक हिसाब से निकाल के लेके जाती हैं, तो ये स्क्रैपिंग हो गई। फिर ईगल्स होती हैं। ईगल्स किस तरह से खाना खाती हैं, कैप्चर करती हैं और स्वैलो करती हैं। तो ईगल्स हो गई या स्नेक्स हो गए, ये सब कैप्चर करके फूड को अपने स्वैलो कर लेते हैं। फिर हमिंग बर्ड्स हमने देखा ही, वो नेक्टर को प्लांट्स के या फ्लावर्स के जो है नेक्टर को ये लोग निकालते हैं। ये हो गए। बाकी बटरफ्लाई भी अपनी प्लांट्स के नेक्टर को या वाटर को ये लोग सक करते हैं। ठीक है, तो ईगल में अपने क्या आ गया था, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग। ठीक है, फिर हमिंग बर्ड में अपना नेक्टर वगैरह यहाँ पे फूड आ गया और ये सक करती है अपना। ठीक, फिर लाइस हो गया, मॉस्किटो हो गया और बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सभी सकिंग ही करती हैं। ये सक करके कोई इसमें से ब्लड ले रहा होगा या कोई डिफरेंट जो लिक्विड चीज़ें हैं वो निकालते हैं, ये लोग अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स जो डिफरेंट दिए हुए हैं, सिफोनिंग और स्पॉन्जिंग, इसको मैं बता देता हूँ। स्पॉन्जिंग में क्या होता है, जैसे ये अपनी हाउस फ्लाई है। ठीक है, ये जो फूड इनटेक की प्रोसेस की होती है, जो मोड होता है, उसको स्पॉन्जिंग कहते हैं। स्पॉन्जिंग में करते क्या है, ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने फूड के ऊपर जाके उस पर कुछ ऐसा लिक्विड सब्सटेंस छोड़ते हैं जिससे उनके फूड जो है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ये लोग सक कर लेते हैं और इस तरह से उनकी बॉडी में इनका फूड पहुंच जाता है। तो पहले ये लोग उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो उसको ले सकें, इनटेक कर सकें। तो ये कुछ प्रोसेस होती है स्पॉन्जिंग की। फिर सिफोनिंग में क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनके जो आगे उनके माउथ के पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो नेक्टर वगैरह को या वाटर को सक करके अपनी बॉडी में ले जाते हैं। जैसे बटरफ्लाई हो गए और मॉथ, ये सब यूज़ करते हैं सिफोनिंग को। ठीक है, तो आप लोग ये इसको भर लीजिएगा। फिर हम लोग एक अमेजिंग फैक्ट देखते हैं स्टार फिश के बारे में। तो स्टार फिश जो होती है अपनी, वो जो हार्ड शेल्स के जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हार्ड शेल बनाता है। किसी भी एनिमल के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है वो हार्ड शेल का काम करता है। ठीक है, तो जो स्टार फिश है वो ऐसे ही एनिमल्स पे फीड करती है जो जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, हार्ड शेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये करती क्या है कि उसकी हार्ड शेल को पहले ओपन करती हैं, किसी तरह से उसकी हार्ड शेल को, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल को वो ओपन कर लेती हैं और फिर उनके माउथ के थ्रू उनका स्टमक जो है उनकी बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, वो पॉप आउट होता है, बाहर निकल के आता है उसका स्टमक। और जो सॉफ्ट एनिमल, जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो सतह थी, हार्ड सतह थी, उसको हटाने के बाद जो सॉफ्ट एनिमल बचा उसको वो उसका स्टमक डायरेक्टली पकड़ता है और वापस से स्टारफिश की बॉडी में वापस अंदर हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका मोड होता है अपने फूड को इनटेक करने। अब हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिगर बना हुआ है अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ कुछ ऐसे बकल कैविटी के थ्रू अपना फूड
अपने माउथ में जाता है, फिर यहाँ से होते हुए पूरा एसोफेगस और लीवर, गाल ब्लैडर, स्टमक, ये तो खैर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें हैं। यहाँ से फूड आपका ट्रेवल नहीं कर रहा है, ट्रेवल आपका यहाँ से डायरेक्टली आएगा स्टमक में, स्टमक से ये जाएगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर रेक्टम और लास्ट पार्ट अपना क्या हुआ, एनस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। फिर जब इसमें लीवर, गाल ब्लैडर, स्टमक और पैनक्रियाज, ये सब चीज़ें जब ऐड कर दी जाएंगी, डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो अपना कुछ जूसेस को क्रिएट करती हैं, कुछ सेक्रेशन करती हैं कुछ चीज़ों का, तो उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, तो द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनल, तो कुछ ऐसा आपने देखा ना, ये कुछ कंटिन्यूस आपकी कैनल ये डायरेक्टली ऐसे पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन फ्लो कर रही है, तो ये कंटिन्यूस कैनल हो गई आपकी, विच बिगिंस एट दी बकल कैविटी। तो आपके माउथ में प्रेजेंट थी ये देखिए, ये बकल कैविटी है आपके माउथ में, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बकल कैविटी के थ्रू आपका फूड एंटर करता है एंड से एट दी एनएस, यहाँ पे आपका जाके फूड आपका एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर एजिशन हो जाता है उसका। फिर जो आपकी कैनल थी अभी आपने देखी ना, उसको कितने कंपार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, बकल कैविटी ऊपर हो गई माउथ में, फिर फूड पाइप जिसको हम लोग एसोफेगस भी कहते हैं, फिर स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ से होते हुए वो रेक्टम और लास्ट में एनस, यहाँ से वो इजेक्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपने कंपार्टमेंट्स थे कैनल के, फूड कैनल के, और यही सब पार्ट्स अपने जो होते हैं, जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, यही सब मिलके जो अपनी फूड कैनल है उसको हम लोग उसी को एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन ये सारे कंपार्टमेंट्स मिलके करते हैं, एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी पाथ के थ्रू, इसी कैनल के थ्रू अपना फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पास करते हैं और धीरे धीरे अलग अलग पोर्शंस में डाइजेस्ट होते हुए चले जाते हैं। फिर जो आपके स्टमक की इनर वॉल है या स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, और जो वेरियस ग्लैंड्स होते हैं जो इन सब चीज़ों से इस कैनल से जुड़े होते हैं, जैसे सेलेवरी ग्लैंड हो गया माउथ में जो आपके प्रेजेंट है, फिर लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये लीवर लगा हुआ है। ठीक है, फिर ये पैनक्रियाज आपका है। तो ये सब डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं। ऐसे कुछ जूसेस को, जैसे आपने बाइल वगैरह का नाम सुना होगा, तो इन सब चीज़ों को ये सब सेक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे आपने पढ़ रखे थे ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं अपने फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और आपके प्रोटीन्स, इन सबको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू वो फूड आपका जो है या तो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, इन सब चीज़ों में, अमीनो एसिड्स, इन सब में आपका कन्वर्ट होता है और डाइजेशन में हेल्प होती है, वो आराम से डाइजेस्ट किया जा सकता है आपकी बॉडी के थ्रू। तो ये जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, आपका जो पूरा कैनल था, एलिमेंट्री कैनल जो था वो, और एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स थे आपके, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, और पैनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, ये सब मिला के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे जब आप, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है पूरा। अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स में, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जब ये जा रहा है किसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जहाँ जा रहा है, तो अलग अलग जगहों पे फूड के साथ क्या हैपन हो रहा है, क्या उसके साथ घटित हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। जब माउथ के थ्रू आप इंटेक कर रहे हो फूड को, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो खाना जो है आपका, वो आपके माउथ के थ्रू एंटर करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। जो आपका खाने की प्रोसेस जो उसको आप अंदर इंटेक कर रहे हो, उसी को हम लोग इंजेशन कह देते हैं। फिर ये जो फूड आपके माउथ में गया, इसको हम लोग अपने टीथ्स के द्वारा उसको च्यू करते हैं, है ना, जो आपका फूड है उसको च्यू करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं मैकेनिकली, उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, वहीं पे आपके माउथ में ही डाइजेशन उसका शुरू हो जाता है। उसको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में आपके दांत उसको ब्रेक कर देते हैं। अब आपके ये जो दांत हैं ये रूटेड होते हैं, ये लगे हुए होते हैं किसमें, सेपरेट सॉकेट्स में। जो गम्स आपके जो मसूड़े हैं उनमें सेपरेट सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जो है गड्ढे नुमा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर से ये आपके रूटेड रहते हैं। आपके टूथ जो हैं वो आपके माउथ में लगे होते हैं, जबड़ों में। तो अपर जॉ, आपकी अपर जॉ हो गई, और एक लोअर जॉ आपकी, जो जिसको आप लोग मैंडिबल भी कहते हो।
तो ये आपकी दो जॉज हो गई जिनमें ये आपके टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपके जो टीथ्स हैं ये इनकी अपीयरेंस अलग होती है, अलग अलग तरह से दिखाई पड़ते हैं और इनके फंक्शंस भी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शंस भी ये करते हैं। किस तरह कोई ब्रेक करेगा, कोई किसी फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा, पीलिंग में उसकी हेल्प करेगा, या पियर्सिंग में या टीयरिंग में या ग्राइंडिंग में आपके फूड को हेल्प करेगा वो। फ्रेंड्स, आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी लोग आपके कहीं यूपीएससी की, पीसीएस की, या कोई स्कूल के बच्चे भी हैं जो इस लेवल के हैं, 6th के 7th के, उनको प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आगे वीडियोस बनाने में मैं मोटिवेटेड रहूँगा। फिर अब हम लोग देखते हैं अपने जॉ को एक देख लेते हैं। ये लोअर जॉ जो था उसमें कैसे टीथ्स प्रेजेंट हैं आपके, वो हम लोग देख लेते हैं। तो टीथ्स को आपके मोलर्स में, प्री मोलर्स में, कैनाइन और इंसिजर, इन 4 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। आपके मोलर्स जो होते हैं, टोटल आपके माउथ में टीथ्स कितने होते हैं? टोटल 32। ओके, तो 32 दांत आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोअर जॉ दिया हुआ है यहाँ पे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि मोलर्स कितने होते हैं। तो ये कुछ जैसे आपके लास्ट के जो दांत हैं 1 2 3, ये आपके मोलर्स हो गए एक साइड के। अदर साइड में भी ऐसे ही प्रेजेंट हैं। तो 4 5 और 6, ये लोअर जॉ में आपके 6 दांत मोलर्स प्रेजेंट हैं। तो 6 अगर लोअर जॉ में है तो ऐसे ही 6 अपर जॉ में भी होंगे। तो 6 और 6 12 आपके सॉरी मोलर्स प्रेजेंट हैं। और प्री मोलर्स अब आप देख लेते हैं। तो इसके आगे के 1 2 और इधर 3 और 4 आपके मोलर्स आपके लोअर जॉ में प्रेजेंट हैं। इसी तरह से आपके अपर जॉ में भी प्रेजेंट होंगे। तो 4 + 4 8 आपके प्री मोलर्स हो गए। फिर आपका कैनाइन आ जाता है। इधर साइड में एक प्रेजेंट होता है, इधर साइड में दूसरा प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो 1 2 और ऐसे ही आपके अपर जॉ में 2 होंगे। तो टोटल 4 कैनाइन्स हो गए। ये आपके नुकीले दांत होते हैं। जैसे आप अपना माउथ खोलोगे, शीशे में देखोगे तो कुछ नुकीले जैसे दांत अगर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो वो आपके कैनाइन्स होते हैं। फिर आगे की तरफ जो आपके 4 दांत प्रेजेंट होते हैं वो इंसिजर होते हैं, उनको हम लोग इंसिजर कहते हैं। और ऐसे ही कुछ आपके अपर जॉ में भी होंगे। तो 4 और 4 8 आपके इंसिजर्स हो गए। तो 8 इंसिजर्स, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर, इतने आपके दांत टोटल आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में आपको पहले तो अपने हाथों को आप धो लीजिए अच्छे से। फिर अपनी इंडेक्स फिंगर, जो आपके थंब के बगल वाली फिंगर है, उसको आप लोग यूज़ करेंगे और शीशे के सामने खड़े होकर अपना माउथ ओपन करेंगे और अपने दांतों को छूकर फील करने की कोशिश करेंगे, उनके शेप्स को डिफरेंट। जब आप अपने हाथ को लगाओगे, अपनी उंगली को लगाओगे, तो आपको फील होगा कि अलग अलग शेप्स के या अलग तरह की कुछ शार्पनेस होगी उसमें, या कुछ ऐसे कुछ उनका डिफरेंट शेप आपको फील होगा अपने हाथ से छूने पे। तो जैसे उनका शेप है, जैसे उनका, वैसे ही उनकी जो है फंक्शनिंग होगी कुछ अलग। तो कोई दांत कटिंग के लिए यूज़ हो रहा होगा, कोई बाइटिंग के लिए, कोई पियर्सिंग, टीयरिंग, च्यूइंग और ग्राइंडिंग। इस तरह से अलग अलग दांतों को फंक्शनिंग प्रोवाइड होती है, उनके वैसे ही उनके नाम भी होते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में आपको करना यही है। इस तरह से आपको कुछ इंडेक्स फिंगर की मदद से आपको फील करना है दांत को, और फिर किसी फूड को खा के आपको देखना है कि कौन सा दांत किस खाने को खाने में किस तरह से हेल्प कर रहा है, ठीक है। और उसको आपको यहाँ पे भरना है, ओके। तो इस तरह से आप कुछ निकाल पाओगे कि कौन सा इंसीजर हो गया, कौन सा कैनाइन हो गया आपका, कौन सा प्री मोलर हो गया, कौन मोलर हो गया। ये सब किस चीज़ में फंक्शनिंग में, किस चीज़ के फंक्शनिंग में किस तरह से, जैसे कटिंग में हेल्प कर रहे हैं, या बाइटिंग में, पियर्सिंग में, ग्राइंडिंग में किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। जो अपने माउथ में आपने सलाइवरी ग्लैंड्स देखी थी, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे 2 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं इधर साइड में। तो कुछ इस तरह से आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सेक्रेट करती हैं सलाइवा को।
तो आप जैसे कोई टेस्टी फूड देखते हो या आपका कोई फेवरेट फूड होगा उसको आप याद करोगे तो आपके माउथ में थोड़ा सा पानी जैसा आने लगता है, तो वही आपका सलाइवा होता है। इसको ये सलेवरी ग्लैंड्स सेक्रेट करती हैं। यहाँ पे अपना कुछ छूट गया था, वो देख लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आप लोग जानते हैं ना, छोटे पे बचपन में कहा जाता है कि हम लोग के दूध के दांत होते हैं जो धीरे धीरे टूट जाते हैं और फिर जो दांत आते हैं वो उनको हम लोग परमानेंट टीथ्स कहते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? कुछ साल पहले आपका बचपन में आप रहे होंगे तो आपके दांत टूटते रहे होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जैसे जैसे आप 6 या 7 साल 8 साल के हो गए या 10 साल तक, कई लोगों में लेट भी होता है, तो 12 साल तक भी आपके दांत कई बार गिरते हैं, कई बार गिरते ही नहीं हैं। तो मिल्क टीथ भी कई बार आपके रह जाते हैं, तो इनको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। जो गिर जाते हैं आपके दांत छोटे पे ही, उनको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। फिर द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर दी परमानेंट टीथ्स। इसके बाद जो उसमें सेट निकलेगा, जो टीथ का जो एक दांत गिर गया उसकी जगह पे जो दूसरा निकलेगा वो अपना परमानेंट टीथ होता है। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ इश्यूज़ होंगे या आप ओल्ड एज में जाओगे तो आपके दांत वो परमानेंट टीथ भी गिर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग सलाइवा टेस्ट करेंगे कि कहाँ पे सलाइवा का क्या इफेक्ट होता है। इसमें आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है इस तरह से। फिर उसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपको बॉयल्ड राइस रख लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको वही बॉयल्ड राइस को, जो थोड़ा सा बचा हो तो उसको बॉयल्ड राइस को आपको अपने माउथ में रखना है। 4-5 मिनट तक उसको च्यू करिए, उसको आप चबाइए, जिससे उसमें होगा क्या कि आपकी सलाइवा जो होगी वो मिक्स हो जाएगी उसमें। तो उसको ले लीजिए, आपका च्यू करके उसको निकाल लीजिए और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसको डाल लीजिए। फिर उसमें आप 3 से 4 ml तक पानी उसमें दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डाल दीजिए। फिर आपको आयोडीन सोल्यूशन आपने याद होगा, आपको क्लासिक्स में आपने कैसे देखा था कि हम लोग कैसे स्टार्च का टेस्ट कर रहे थे, तो वैसे ही आपको आयोडीन सोल्यूशन इसमें डालना है। तो जो बॉइल्ड राइस वाला होगा उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। इससे कलर जब चेंज हो जाएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि वहाँ पे आपका स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, और जो दूसरा आपने जो च्यू करके डाला था बॉइल्ड राइस, उसमें आप देखेंगे कि कोई कलर में चेंज आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सलाइवा होती है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती है, किसमें? शुगर्स में। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्च था यहाँ पे तो प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो चुका था शुगर्स में, इस वजह से उसमें कोई उसके कलर में डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ा। अब आपके जो फूड को जो आपने च्यू किया था उसमें सलाइवा जो मिक्स हो रही थी, उसको मिक्स करने का काम कौन करता है? वो करती है अपनी टंग। तो टंग के बारे में देख लेते हैं। टंग होती क्या है? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके बकल कैविटी के लोअर फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, ये आपकी बकल कैविटी है ना, इसमें कुछ इस तरह से यहाँ के साइड में लोअर साइड से आपके लोअर फ्लोर से अटैच रहेगा आपका एक मस्कुलर ऑर्गन, उसको हम लोग टंग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पीछे के साइड से तो ये फंसा हुआ है, पीछे के साइड से तो ये लगा हुआ है। ठीक है, और आगे के साइड से एकदम ओपन रहता है, फ्री एंड रहता है इसके फ्रंट जो होता है, और वो ऑल डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। अब आपके टंग के फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे आपने जाना कि सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। हम लोग बोलते हैं, बोलने में हेल्प करता है आपका टंग, है ना, आप बोल पाते हो, वो आपकी टंग की वजह से ही आप बोल पाते हो। फिर इसके अलावा वो आपका जो मैंने बता ही दिया कि सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है और च्यूइंग में हेल्प करता है और खाने को स्वैलो उसको लीलने में आपको हेल्प करता है। अब जो खाने का टेस्ट होता है कि कैसा है, कड़वा है, मीठा है या खट्टा है, किस तरह का है, उसका टेस्ट बताने में भी आपका टंग ही आपको हेल्प करता है। खाने का क्या टेस्ट है वो आपका टंग ही आपको बताता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो जो इसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, वो हर टेस्ट को अलग अलग उसके टेस्ट बर्ड्स ही बता पाते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं? ये देखिए, कुछ इस फिगर में आपके दिखाया गया है। ऐसे आपकी कुछ टंग है और इसमें आगे के साइड में यहाँ पे ये देखिए कुछ अलग अलग टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं। इनको आप लोग पता करने के लिए ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसको आपको करके ही देखना पड़ेगा, ऐसे आप लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। हम यहाँ पे
बता सकते हैं चीज़ों को, अपने फैक्ट्स को दोहरा सकते हैं किताब से देख के, लेकिन इसको करके ही देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे इसको। आप लोग अपने किसी फ्रेंड को के पास अगर हो तो वहाँ पे आप करना क्या है, आपको अपना एक शुगर सॉल्यूशन बना लेना है, फिर एक कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेना है, एक लेमन जूस का सॉल्यूशन बना लेना है, और एक जूस ले लेना है क्रश नीम लीफ का या बीटर गॉर्ड का, जो थोड़ा कड़वा टाइप का होगा। तो ये आप ये सॉल्यूशंस आपको डिफरेंट ले लेने हैं। फिर अपने दोस्त के आंखों पे पट्टी बांध के सॉरी, उसकी टंग को आपको बाहर निकलवाना है, और उस पर धीरे धीरे करके एक कोई टूथपिक की मदद से आपको हर सॉल्यूशन से अलग अलग आपको टूथपिक्स भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले में सॉल्ट सॉल्यूशन में भी वही डाला था और शुगर सॉल्यूशन में वही डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो अलग अलग सॉल्यूशंस में आप अलग अलग टूथपिक्स को यूज़ करके उसके टंग के डिफरेंट पार्ट्स पे आप जब रखोगे और उसके बाद उससे पूछोगे कि कैसा आपको टेस्ट फील हो रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको पोजीशनिंग उसकी मिल जाएगी टंग पे कि हाँ, इस जगह पे आपको शुगर सॉल्यूशन फील हुआ, इस जगह पे आपको सॉल्ट सॉल्यूशन फील हुआ, इस जगह पे आपको खट्टा लेमन जूस फील हुआ, या आपको अलग किसी जगह पे आपको नीम लीफ का जो क्रश नीम लीफ का आपने सॉल्यूशन लिया था वो आपको फील हुआ, कैसा कड़वा है, कैसा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको उसकी पोजीशनिंग मालूम चल जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके। आपके माउथ में बैक्टीरिया रहते हैं, आप सभी को पता होगा, और ये बैक्टीरिया आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि सब हार्मफुल ही हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो जो ज़रूरी भी होते हैं आपके माउथ के लिए उसमें प्रेजेंट होना। फिर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी आपके दांतों में, आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप अपने माउथ को रेगुलरली क्लीन नहीं कर रहे हो, हर मील के साथ आपको, जैसे आपने कुछ खाना खाया तो आपको कुल्ला करते हो आप जाके, ठीक है, उससे कुछ माउथ साफ़ होता होगा, या ब्रश आप सुबह और रात में सोने से पहले आप ब्रश करते हो तो उससे आपका दांत साफ़ होता होगा, और माउथ के जो बैक्टीरियाज हैं जो हार्मफुल होते हैं, या गुड बैक्टीरियाज भी निकल जाते हैं, लेकिन आपके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो आपके दांतों को ख़राब कर सकते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आपके माउथ में रहने लग जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये आपका जो खाना आप खाते हो, फिर कुछ आपके दांतों में कुछ खाना उसमें से लगा रह जाता होगा, उसको ये लोग खा के, जो उसका शुगर होता है उसको ये लोग खा के कुछ एसिड्स को रिलीज़ करते हैं, और ये जो एसिड्स होते हैं यही ग्रेजुअली डैमेज कर देते हैं आपके दांत को। ठीक है, इसी को हम लोग टूथ डिके कहते हैं। अब अगर इसको हम लोग पहले से अगर सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये सीवियर टूथ एक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कई एक्सट्रीम केसेस में आपका टूथ लॉस भी हो सकता है, आपका दांत टूट के गिर भी सकता है। अब इन सब चीज़ों के लिए कल्प्रिट किसको हम लोग मानते हैं? चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अदर शुगर प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, इन सबको ये मेजर कल्प्रिट्स हैं टूथ डिके के। आपके यहाँ पे देखिए फिगर्स में दिखाया गया है, कुछ ऐसा, कुछ आपका फ्रेश दांत है, इस पर हल्का सा कुछ बना, फिर इस तरह से यहाँ पे कुछ एसिड इसने बैक्टीरिया ने छोड़ दिया होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आपका टूथ डिके होता चला जाता है। ठीक है, तो आपको सुबह और रात में सोने से पहले हमेशा ब्रश करना चाहिए। हर मील के साथ आपको कुल्ला करना चाहिए, या 2 टाइम आपको किसी डोरी वगैरह से आप जो खाना आपके दांतों के बीच में फंसा रहता है उसको निकालना चाहिए। और गंदे हाथों को कभी आपके फिंगर्स को, अब जो गंदे हैं आपके, उसको कभी भी आपको माउथ में नहीं डालना चाहिए, या किसी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने एप्पल ही ऐसे उठा के खाने लग गए तो ऐसे डायरेक्टली आपको किसी फूड को इनटेक नहीं करना है। उसको आप अच्छे से धो लीजिए, फिर उसको आप लोग खा सकते हैं। अब कई बार आप लोग जब जल्दी जल्दी में खाना खाते हो, बहुत जल्दी जल्दी में रहते हो खाना खाने में, और साथ साथ में बात कर रहे हो या हंस रहे हो, तो आपका खाना कई बार आपको खाना जो आप खाते हो वो फंस जाता है, आपको कफिंग होने लगती है, आप खांसने लग जाते हो, या हिकअप्स आने लग जाते हैं, या कुछ चोक जैसा फील होता है कि हाँ एकदम सांस भी नहीं जा रही है आपके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपकी विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपने जाना था ना किस तरह से आपके लंग्स में एयर जा रही थी, जिसकी वजह से आप रेस्पिरेशन कर पा रहे थे। तो आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो पाइप एक गई हुई है, और एक आपकी जो फूड पाइप गई हुई है आपके बकल कैविटी के थ्रू, तो ये दोनों आपस में साथ साथ चलती हैं। ठीक है, फिर जो आपके गले में जो पाइप प्रेजेंट है वहाँ पे ये जाके एक ही पाइप में दोनों चीज़ों का फंक्शन होता है। वहाँ पे कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो सांस लेते हो तो खुला रहता है, ओपन रहता है, फिर खाना खाते हो तो दूसरी तरफ ओपन हो जाता है। तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। जैसे खाना खाओगे, जैसे स्वेलो करोगे किसी फूड को, तो जो फ्लैप लाइक जो वाल्व प्रेजेंट था आपके गले में, वो
क्लोज हो जाता है और आपके फूड को वो फूड पाइप की तरफ गाइड करता है, वो अपने जो विंड पाइप होता है उसको वो क्लोज कर देता है। फिर अगर ऐसा कभी नहीं होता है, बाई चांस ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फूड पार्टिकल जो होता है आपका वो आपके विंड पाइप में एंटर कर जाता है और इसी वजह से हम लोग चोक्ड फील करते हैं या हिकअप्स आते हैं और आप लोग खांसते हो। हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे द फूड पाइप, या जिसको हम लोग ओएसोफेगस भी कहते हैं। तो अब तक आप लोगों ने देख लिया था कि आपने कैसे फूड को जो इनटेक किया था अपने माउथ में, वहाँ पे वो बकल कैविटी में प्रेजेंट था, ठीक है, वहाँ से वो फूड आपका आया था। फिर वो वहाँ से फूड पाइप या ओएसोफेगस के द्वारा जो है वो फूड नीचे ले जाया जाएगा। तो किस तरह से ये जो फूड पाइप है ये आपके नेक के और चेस्ट के एरिया में प्रेजेंट होती है, और जो आपका फूड है वो किस तरह से नीचे मूव करता है, तो वो फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है उसके वॉल में, फूड पाइप के वॉल में जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से आपका जो ये फूड पाइप है आपकी होती है, तो इसमें डाउनवर्ड्स ऐसे कुछ ऐसे मूवमेंट्स इसके वॉल्स में रहता है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है नीचे की तरफ पुश किया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरी जो कैनाल आपने देखी थी एनएस से नीचे एनएस तक जो आपने देखी थी बकल कैविटी के अंदर जाने के बाद, तो पूरी ही कैनाल में आपकी ये मूवमेंट होता है। अब यहाँ पहेली पूछ रही थी, पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। जब वोमिट करते हो तो आप कैसा आपका फूड जो है वो ऊपर की ओर निकल जाता है, तो यहाँ पे अपोजिट इसका मूवमेंट हो जाता है फूड पाइप का, और इसके थ्रू आपका खाना बाहर की तरफ निकल जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वोमिटेड आउट, ठीक है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आप इस ऐसे आपने कभी आप लाइफ टाइम में वोमिट तो किए ही होगे, तो आप उसको सोचिए और उसका रीज़न क्या था, आपने क्या खाया था, किसकी वजह से आपको वोमिट हुआ था, इसको आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दी स्टमक। तो ये जो स्टमक होता है वो एक थिक वॉल्ड बैग होता है। थिक वॉल्ड क्यों? आप इतना खाना खाते हो, जो भी खाते हो स्टमक में डायरेक्टली जा रहा है, तो इतना सारा खाना स्टोर का पहले तो सबसे पहले वहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। और डिफरेंट उसमें कितने एक्शंस होते हैं आप लोग जानते हो, एसिड्स वगैरह कितना एक्शन होता है उसका फूड के ऊपर। तो ये सब चीज़ें करने के लिए अगर कोई थिन वॉल होगी तो उसमें दिक्कत आपके बॉडी में आ सकती है, इस वजह से वो थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैट एंड जे। जो उसका शेप आप ये देखिए, इसका शेप आप अगर देखोगे तो ये कुछ जे टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जो जिसको चपटा कर दिया गया हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका स्टमक का आपका होता है। यही आपका जो स्टमक होता है वही आपका वाइडेस्ट पार्ट भी होता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे बड़ा सबसे चौड़ा पार्ट भी होता है। सॉरी, चौड़ा पार्ट, बड़ा नहीं, सबसे चौड़ा पार्ट अगर हम लोग कहेंगे तो वो आपका एलिमेंट्री कैनाल का आपका स्टमक होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। अब ये फूड पाइप जो एसोफेगस थी आपकी, उससे आपका जो है फूड आपका रिसीव करती है स्टमक, और जो अदर एंड पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन को में जो है भेज देती है उस फूड को। अब स्टमक में आपके इनर लाइनिंग होती है, जो स्टमक का ये स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे कुछ ऐसे, ये देखिए ये जो लाइनिंग है आपकी ये प्रेजेंट होती है। तो ये इनर लाइनिंग क्या करती है, ये सेक्रेट करती है म्यूकस को सेक्रेट करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करेगी, और डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करेगी, ठीक है। तो जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है इस लाइनिंग को, किससे? जो एसिड वगैरह है आपकी स्टमक में, उससे इसको प्रोटेक्ट करता है इस लाइनिंग को। फिर द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। जो एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये आपके कई सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो आप खाना खाते हो उसके साथ अगर आपके फूड में चले जाते हैं तो ये उस बैक्टीरिया को ये किल करता है। और जो आपके स्टमक का मीडियम है उसको ये एसिडिक बनाता है, जो आपके डाइजेस्टिव जूस को हेल्प करता है एक्ट करने में, खाने के ऊपर एक्ट करने में डाइजेस्टिव जूसेस को वो हेल्प करता है एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन्स के सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो अमीनोज में आपके इसको सिंपलर सब्सटेंस में आपका प्रोटीन्स को तोड़ देता है जो डाइजेस्टिव जूस आपके स्टमक में है। फिर अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से फूड आपका कहाँ जा रहा था, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की
अच्छा, एक सबसे अच्छी बात जो आप अगर जानोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो 7.5 मीटर्स होती है, और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं वो खाली 1.5 मीटर की होती है, 1.5 मीटर। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको आप लोग कह रहे हो ये 7.5 मीटर की होती है। अब सोचिए आप 7.5 मीटर की कोई चीज़ आपके पेट में कितनी, बताइए, 7.5 मीटर बहुत हो गया, बहुत लंबा हो गया। किस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड है कि आपके बॉडी में ये फिट है पूरी, और आपको मालूम भी नहीं चल रहा है कि इतना लंबी कोई चीज़ आपके पेट में प्रेजेंट है। अभी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हाईली क्वाइल्ड होती है ना, 7.5 मीटर की है, तो कुछ तो होना चाहिए, कैसे वो आपके पेट में समाएगी। ये देखिए यहाँ पे फिगर इसका देखिए, ये जो है आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये देखिए कितना क्वाइलिंग है इसमें, कितना ज़्यादा क्वाइल्ड है। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये आपकी बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होती है, 7.5 मीटर की हो गई। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर, जो लीवर से आपका सेक्रेशन है, जो भी वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट हो रहा है उसको जो है ये रिसीव करती है। एंड द पैनक्रियाज, और जो उससे जो पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है उसको भी ये रिसीव करती है। इसके अलावा जो इसकी वॉल है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, खुद की इंटरनल जो वॉल है, वहाँ से भी जूसेस सेक्रेट होते हैं। ठीक है, तो लीवर से, पैनक्रियाज से और इसकी खुद की वॉल से इसमें जूसेस आते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। अब हम लोग एक बार लीवर को देख लेते हैं ऊपर। तो कुछ इस तरह से आपका ये देखिए यहाँ पे लीवर प्रेजेंट था। ये आपका जो पेट है, जो पेट का एरिया है, जो आपका एब्डोमेन है, उसके राइट साइड में, अपर राइट साइड में आपके प्रेजेंट होता है। और यही आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। किसी भी ह्यूमन जो बॉडी है उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, वो आपका लीवर ही होता है। ठीक है, इसी में आपका ये देखिए ऊपर ये गाल ब्लैडर लगा हुआ है। गाल ब्लैडर क्या करता है, इसमें जो जूस सेक्रेट हो रहा है उसको स्टोर करने का काम ये गाल ब्लैडर करता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन होता है कलर में। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। ठीक है, तो जो इसका डाइजेस्टिव जूस था, जो उसको हम लोग बाइल जूस के नाम से जानते हैं, और ये एक सैक में जाके स्टोर होता है जिसको हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं। अभी आपने देख लिया वो। अब ये जो बाइल जूस होता है आपका, जो डाइजेस्टिव जूस है बाइल, ये आपके फैट्स को, जो फैट्स आप लोग लेते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, ये एनर्जी गिविंग फूड्स थे, तो आपके जो फैट्स होते हैं उनके डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है, जो बाइल जूस है उसी का होता है। ठीक है, तो फैट्स को फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर इसके बाद आपके पैनक्रियाज को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे पैनक्रियाज भी लगा हुआ था। ये देखिए कुछ इस तरह से आपके पैनक्रियाज स्टमक के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्रीम कलर्ड होते हैं। ठीक है, ये पैनक्रियाज जो होता है आपका वो क्रीम कलर्ड होता है, और जो इसका जो जूस इसमें सेक्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन सभी पे वर्क करता है, और उसको चेंज करता है किसमें, सिंपलर फॉर्म्स में उनकी। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद आपका खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो आपके डाइजेशन को कंप्लीट करता है। जितने भी आपने कंपोनेंट्स लिए थे फूड के, जो भी बचा रह गया वहाँ पे जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है उस इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ब्रेकडाउन किस में हो जाते हैं, आपके सिंपल शुगर्स में, सच एज ग्लूकोज। तो जो स्टार्च वगैरह था वो आपका सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। और जो आपके फैट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे थे, फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल्स में। और जो आपके प्रोटीन्स थे वो अमीनो एसिड से, आप लोग जानते हो प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहे थे, उसका सिंपलर फॉर्म वो हो गया। फिर हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन फूड का हो रहा था। अब आपका जो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका था स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, तो ये आपके ब्लड वेसल्स में जाने के लिए रेडी है, एब्जॉर्ब करने में, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए वो रेडी है। तो यही जो प्रोसेस है आपकी, जो इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टेड फूड को कैप्चर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल्स में कुछ बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे। अगर ये वॉल है तो इसमें ऐसे 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 कुछ हेयर लाइक, है ना, ये फिंगर लाइक फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। इसको हम लोग, ये बहुत सारी संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हम लोग विली कहते हैं। ठीक है, ये इसका सिंगुलर होता है विलस।
तो ये जो विली हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट होते हैं? ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे ये कनेक्ट रहते हैं। इनका काम क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। ये जब आपका जितने ज़्यादा विली होंगे उतना ही ज़्यादा आपका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, सभी जो विली हैं आपके विलस हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ब्लड वेसल्स से, उतना ही ज़्यादा आपका फूड एब्जॉर्ब होके आपके बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में आपके बॉडी के जा पाएगा। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज दी प्रोटीन्स। तो इन सभी जगहों पे जो आपके ऑर्गन्स में पहुंचा यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी को हम लोग एसिमिलेशन भी कह देते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो आपकी सेल्स में है ये ग्लूकोज जो पहुंचा ये ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनर्जी होती है स्टोर्ड वो रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब। अब यहाँ पे जो यहाँ के इसके बाद भी जो भी खाना आपका जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा या अनएब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इन विलीज के द्वारा, तो वो जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो 1.5 मीटर की आपको मैंने बताई ना उसमें ये जाके एंटर कर जाता है। अब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट होता है, कम होता है लेंथ में, क्योंकि वो 1.5 मीटर का है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो आपका जो खाना बच गया था, जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था और एब्जॉर्ब नहीं किया गया था आपकी बॉडी के द्वारा, वो उसमें से पानी को और कुछ सॉल्ट्स को, जो इसेंशियल सॉल्ट्स हैं आपकी बॉडी के लिए, उसको वो एब्जॉर्ब करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो रिमेनिंग वेस्ट जितना भी बच गया, अब इसके बाद भी जो आपका बच गया वो पास हो जाता है किसमें? रेक्टम में, और वहाँ पे वो सेमी सॉलिड फेसेस में कन्वर्ट होके उसमें वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब ये जो फैकल मैटर था ये आपका समय समय पे आपके एनएस के द्वारा आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसी को हम लोग इजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स पढ़ेंगे। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपके वीडियो के प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।